Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 12 मई को ट्यूशा की मौत हुई। 3 दिन बाद 15 मई की रात 2:36 पर भोपाल पुलिस ने ट्यूशा की मौत के मामले में FIR दर्ज की और उसी 15 मई के दिन में भोपाल की एक सेशन कोर्ट में, एक सत्र न्यायालय में एक जमानत की सुनवाई चल रही थी। ट्यूशा की सास, जो कभी जज थी, उन्हें पता था कि FIR दर्ज होने के बाद और शादी को 7 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं और रहस्यमयी तरीके से ट्यूशा की मौत हुई है, तो उसकी मौत की आंच उन तक आएगी और पुलिस हो सकता उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो इसीलिए कोर्ट में उन्होंने, चूँकि कानूनी पैतरा और कानूनी दावपेच सब अच्छी तरह वाकिफ़ थी, वो खुद इतने लंबे अरसे तक जज रही थी, 23 में रिटायर हुई वो, तो उन्होंने कोर्ट में एक अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी और ये कहा कि ऐसे ऐसे उनकी बहू की मौत हुई है और हो सकता है पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दूसरी पार्टी भी पहुंच गई, यानी ट्यूशा के घर वालों के वकील, और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। फिर बहस शुरू हुई। उस बहस के दौरान ये कहा गया कि जब 12 मई को ट्यूशा की मौत हुई तब इन्होंने ज़्यादा कोई जानकारी तक नहीं दी गिरिबाला सिंह, जो जज रही हैं और ट्यूशा की सास हैं, और सिर्फ इतना कहा, एक लाइन जब फ़ोन किया कि शी इज़ नो मोर, जबकि इन्हें घर वालों को सारी जानकारी देनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, और उसके बाद इन्होंने घर वालों को फिर फ़ोन भी नहीं किया। तो ट्यूशा के घर वालों की इसी बात की काट के लिए गिरिबाला सिंह के वकील ने कोर्ट के सामने उनके मोबाइल के कॉल डिटेल रख दी और कहा कि ये देखिए कॉल डिटेल, और इससे पता चल जाएगा कि जब 12 मई की रात को ट्यूशा की मौत हुई या उससे पहले जब तक वो जिंदा थी, तब गिरिबाला सिंह ने ट्यूशा के घर वालों को, उनकी मां को कई बार फ़ोन किया या करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब ये जो कॉल डिटेल था, ये ट्यूशा के फैमिली के वकील के भी हाथ लगा, कोर्ट में बताना पड़ता, दिखाना पड़ता है। तो उन्होंने खैर वो कॉल डिटेल ले लिया। इसके बाद बहस होती रही और आखिरकार अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी और वो जमानत पर बाहर आ गई हैं। आज 9 दिन हो गए हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई, क्योंकि उनके पास अग्रिम जमानत का हथियार है कि पुलिस गिरफ्तार ना कर सके। अब उधर ये हुआ कि उस कोर्ट की सुनवाई के बाद और जब जमानत मिल गई, ट्यूशा के घर वालों ने उस कॉल डिटेल को देखना शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया तो उनके वकील और उनके घर वालों की नज़र 12 मई की रात से लेकर 13 मई की शाम तक के कुछ कॉल्स पर गए, कुछ नंबरों पर गए। अब उन्होंने तलाशना शुरू किया कि ये नंबर किसके हैं, क्योंकि यहाँ घर में एक बहू की मौत हुई है, ज़्यादातर लोग अफसोस जताने के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं या दूसरों को खबर देने के लिए भी, लेकिन यहाँ ट्यूशा के घर वालों को तो फ़ोन नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये बाकी कॉल किसके। तो ऐसे 46 कॉल की लिस्ट थी जो 12 मई की रात, देर रात से 13 मई की शाम तक थे। 46 कॉल जो गिरिबाला सिंह के मोबाइल से किए गए थे और जिसका रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, उन्होंने खुद, उनके वकील ने कोर्ट के सामने रखा था और अब जो ट्यूशा के परिवार के हाथ में था। तो उसी कॉल डिटेल को देखने के बाद ट्यूशा के पिता ने बाकायदा एक सनसनीखेज बात कही और फिर ट्यूशा के परिवार के वकील ने भी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तब ट्यूशा की सास गिरिबाला सिंह कुछ ताकतवर लोगों को फ़ोन कर रही थी। अब ट्यूशा के पिता और वकील के दावे के हिसाब से जो कॉल किए गए उनमें एक CJM थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो एक सेशन कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके अलावा जुडिशरी से, यानी न्यायपालिका से जुड़े हुए कुछ लोग। इसके अलावा उस एम्स, भोपाल के एम्स, जहाँ पर सबसे पहले 12 मई की रात ट्यूशा को ले जाया गया और 12:05 पर
डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर किया। तो उस एम्स के कुछ डॉक्टर, उनके भी कॉल डिटेल में नाम थे। एक लोकायुक्त, उनसे भी बात हुई। लेकिन इन सबसे हैरान करने वाली बात थी कि ये एक कॉल किया गया एक सीसीटीवी जो इंस्टॉल करता है कैमरा घर में, उसको। घर में एक मौत हुई है, पूरा घर अभी सदमे में होना चाहिए, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। अब ऐसे में या तो प्री प्लान हो, पहले से आपने किया और उस दिन वो आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकायदा 13 मई को कॉल किया गया सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने वाले को। तो अब ये इत्तेफाक था या कुछ और? शक तो उठेगा, सवाल भी उठेंगे। और इसीलिए ट्विशा के परिवार वालों ने कहा है कि ट्विशा की मौत के बाद 12 मई से लेकर 13 मई की शाम तक 246 कॉल किए गए हैं। उस कॉल, उसकी डिटेल और जिन जिन ताकतवर लोगों से बात की, पुलिस को जांच करनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों से की गई, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे वाला हो, एम्स के डॉक्टर हों, जजेस हों, तो क्या इस केस की जांच पर असर डालने के लिए कॉल किए गए? क्या अपनी सेफ्टी के लिए गिरिबाला सिंह फ़ोन कर रही थी कि उन्हें पता था कि ये मामला तो तूल पकड़ेगा? तो आखिर ऐसे लोगों को कॉल क्यों किया गया, और वो भी उस हालात में जब घर में बहू की मौत हो चुकी है? तो इन कॉल ने अब सवाल खड़े कर दिए। जो वकील हैं इनके ट्विशा के, और जो ट्विशा के फादर हैं, उन दोनों ने इन कॉल पे क्या कहा, ये मैं आपको सुनाता हूँ। ये हमारी तरफ से जारी नहीं है, ये उन्हीं के वकील द्वारा अपनी बहस में कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट किए गया था, ये दिखाने के लिए कि हमने उनको कॉल नहीं किया था। पर ये बात लगी कि हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे। पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है। वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था। लोकायुक्त के भी नंबर हैं, CGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फ़ोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये केस पूरा फैब्रिकेटेड है, पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड केस है। हमको तरह तरह की टैक्टिक्स अपना करके, जुडिशियल टैक्टिक्स अपना करके फंसाया जा रहा है। बेटी तो उन्होंने एक दिन मारी दी हमारी, इस जुडिशियल टैक्टिक्स में हम रोज़ मर रहे हैं। पर हम कितना भी मरते रहें, हम मरते दम तक हम हर चीज़ का विरोध करते रहेंगे, हम अपने अधिकारियों के लिए लड़ते रहेंगे। विक्टिम की, पीड़िता के परिवार द्वारा कुछ नंबर कल जारी करे गए थे, उन नंबर्स किसके हैं? और ऐसी घटना, इतनी सीरियस घटना घट गई और उसके बाद ये अब विक्टिम के परिवार से बातचीत ना करके, उनको जानकारी ना देके किन लोगों से बात कर रहे थे? लगातार संपर्क में थे। उनका ऐसा आरोप है कि उसमें कोई सीसीटीवी वाला है जिससे इनने बात करी है, ऐसा पीड़िता के परिवार का आरोप है। तो उसकी सत्यता जानना जरूरी कि ये नंबर्स किनके हैं, इनके मालिक कौन है। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, चाहे वो बेल हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो एम्स हो, कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस है और इन नंबर से हो सकता है हमको कोई जानकारी प्राप्त हो। तो ये तो आपने सुन लिया। अब इसी बीच में एक और सनसनीखेज चीज़ सामने आई है, सोशल मीडिया पर वायरल है, एक ऑडियो जिसमें 2 आवाज़ हैं। एक आवाज़ है ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की, और दूसरी आवाज़ है ट्विशा के भाई हर्षित की, जो भारतीय सेना में मेजर है। बात पिछले साल नहीं, इसी साल अप्रैल की है। शायद खटपट शुरू हो चुकी थी ट्विशा और उसके पति समर्थ के बीच में, और मनमुटाव चल रहा था। तो इसी रिश्ते को ठीक करने के लिए हर्षित यानी ट्विशा के भाई भोपाल पहुंचते हैं घर पर, और भोपाल जाने के बाद अब वो गिरिबाला सिंह से बात कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत को तब रिकॉर्ड कर लिया गया था, शायद हर्षित नहीं किया था। इस बातचीत को सुनने के बाद सच बताऊं, आप भी थोड़ा सा परेशान होंगे और दंग रह जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस बातचीत में जिन शब्दों का और जिस तरीके से जो कुछ कहा है गिरिबाला सिंह ने, और ये जानते हुए कि वो एक जज जैसे बड़े ओहदे पर नहीं है, जज रही हैं, और एक जज की ज़ुबान से ऐसे शब्द निकले, यकीन नहीं होता।
इस पूरे ऑडियो से एक चीज़ साफ हो जाता है कि बेशक ट्विशा की मौत 12 मई को हुई, लेकिन रिश्ते शुरू से ख़राब थे। और जब एक सास अपनी बहू के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो, तो फिर आप उस रिश्ते में जो तलखियाँ थीं, उस रिश्ते में जो कड़वाहट थी, कहाँ तक थी, ये आप तभी समझेंगे जब आप इस ऑडियो को सुनेंगे। ये ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई हर्षित के बीच इसी साल अप्रैल के महीने में उसी भोपाल के उसी घर में जहाँ ट्विशा की जान गई की पूरी बातचीत का ऑडियो है। इस ऑडियो को भी सुनना ज़रूरी है, तो इस ऑडियो को सुनिए। I want to understand like why those questions have to arise as to beta if you have slept with other people. Who asked this? Was there any Who asked this? was there any point? Who asked this? Amma asked this to Trusha. I didn't say slept with anybody. I said the Did any you kind do- of intimacy. Yes. Did you do it for a favor? Did you do it to get some monetary benefit or some favor? When was this conversation? Ah, Sundo. What is the context? She was saying that he keeps accusing This me. is- He says somewhat. It's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said. He said he's never said that. I don't know. He said and we said we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Reshampura, Gwalior mein I have worked with prostitutes. Some people do it out of compulsion. उनके पास जीवन का और कोई जरिया नहीं. Some people sell their brains, so they earn. They are also selling our brains and so we earn. Some people sell their bodies, so they earn. There's no problem. But some people do it to earn, to climb the social ladder. Is there any such thing? So she said, never, it's never happened. So And I said, any other thing that even after the marriage, whatever has happened has happened. Right. But will you waver on these aspects? She said, no, it's nothing. I said, it's fine, then you come like an open slate. Someone said that she's had multiple. I said, it may be multiple or whatever. So in that context, I asked that will this kind of commitment to the marriage last even after the marriage? जो भी पीछे हो गया सो हो गया. that brings me to the And I second was, question. हाँ, Uस that, time पे the second follow-up question was, will you do it in the future? yes. Is that not a relevant question? Isn't that a relevant question? He said to your own babu. Why not? To any human being, I would ask the question. Somebody who's telling who has had this kind of an intimacy in the past, So do you feel having multiple partners at one point, not at the same time? you Is- will not. Is it not relevant to ask that after marriage also will it continue? Because sometimes it becomes a habit. Then- Promiscuity, it can be a habit. Why was that question there? Why not? Why not? Once this has come to my knowledge that it's not one partner which she disclosed, she hid about other people also. She Yes. said, yeah, see, I asked, see, Stayed with you. एक minute. She said, ki, yes, I've been with other people also. I said, to what extent? And why was that? She said, no, it was just, I mean, hanging out and hanging out like dating. You know what you understand by Yes. dating. I said, I don't understand, but I understand what is sexual intimacy. Yes. So was it of that level? She said, yeah, sometimes it has been. Yes. So all I wanted to know is, I mean, are you trying to cross-question me? What are you doing? What are you doing? I'm not cross-questioning. No, it is my right to ask my daughter-in-law. Ki agar if you have been Will having, you be going out with other men? why not? Why not after Why marriage? not? Why It not? will not be allowed. Of course, This yes. is just not allowed. Of course, yes. Exactly. In our Why is it even a households, it's not question? allowed. Why not? Bhaiya, please tell me you find it otherwise. Do you think it's a valid question to ask your bahu if she is going to hook up with other men? But जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रहा है, शादी के पहले बात नहीं की क्या? No, she has not told. She has not शादी told. के बाद not told you बाद that. में No, she has not told. ये She has आया not told कहाँ us. से? She has told Samarth. उन दोनों के बीच में था या और why are we discussing? I didn't want to hear all those things. See, इसलिए नहीं है मैं अभी मैं भी नहीं था इसमें. But it is pinching me. कि अगर It should pinch you. A motherly figure. This is being a done by motherly sister. figure in the house is asking such questions to her own bahu. By a I babu don't get who it. नहीं, see, वो Do you A find Bahu it is a daughter. Bahu is a daughter. She could have asked her daughter also the same question. see, I would have She checked would my ask her daughter daughter also. Yes. from anything. See, that is the pride of the family. I want to understand why you are hurt by this. Why you are hurt? I don't understand why you are not hurt by this. But what is the hurt? Tell me what is the hurt about? तो आपने सुना, इस ऑडियो के सामने आने के बाद हमने हमारे रिपोर्टर रवीश पाल सिंह जो भोपाल में हैं उनको भेजा ट्रिशा के पिता के पास। नवनिधि शर्मा इनका नाम है। ट्रिशा के पिता इस वक्त भोपाल में ही पूरा परिवार 12 या 13 तारीख से वहीं जमा हुआ है इंसाफ की मांग में। तो उनसे इस ऑडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की।
तब उन्होंने बताया कि हाँ ये अप्रैल का वीडियो है और हर्षित जब गया था तब का वीडियो है, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की। इस ऑडियो को लेकर उनके पिता ने क्या कहा, यह भी सुनना ज़रूरी है ताकि इस ऑडियो की सच्चाई के बारे में हम समझ सकें। तो ट्विशा के पिता क्या कह रहे हैं इस ऑडियो के बारे में, ये भी सुनिए। ये उस समय का है ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज़ कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है। उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है। तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है। इस तरीके का जवाब उसमें निकल के आ रहा है। तो ये माइंडसेट को दिखा रहा है कि ये इनका बर्ताव कैसा था बच्ची के प्रति। पैरेलली वो उस चैट में ये भी रिवील आ गया कि मैंने जो इनके बेटे के लिए बोला था ड्रग्स का, मैंने बोला था कि ड्रग्स मेरी बेटी नहीं, आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है। तो उसको ये मान रही है, हाँ 2 साल मेरा बेटा डिटेन हुआ है कॉलेज में, इसी को लेकर के वो बात अलग है, ऐसे करके बोल रही हैं वो। तो ये सारी चीज़ दर्शाती हैं कि जो चीज़ ये कह रही हैं सामने दूसरे को डिफेम कर रही हैं, ब्लेम कर रही हैं, हमको अपराधी ठहरा रही हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये साफ उनका डेस्परेशन दिखाता है। अब इस ऑडियो को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम हूबहू ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते थे। एक बात तो साफ है कि सब कुछ इस घर में ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन इस लेवल पर बात हो सकती है, यकीन करना मुश्किल है। इसके अलावा एक और बयान है जज रही गिरिबाला सिंह जी का, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उनका ये कहना है कि जब शादी नहीं हुई और मैट्रिमोनियल ऐड पर ट्विशा और समर्थ एक दूसरे से दोस्त बने, फिर शादी की बात चली, तब एक बार ट्विशा घर आई थी शादी से पहले भोपाल में उनके पास मिलने, और तब उसने बात बात में कहा था कि उसे पौधों का शौक़ है, उसे खाना बनाने का शौक़ है। तो अब ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह जिस तरीके से इस बात को याद कर और क्या कह रही हैं, इसको सुनने के बाद भी फिर समझ में नहीं आता कि ये मतलब किस तरह की लड़ाई है। जिस छत पर ट्विशा की मौत हुई 12 मई को, वो छत एक क्राइम सीन है, तो जाहिर सी बात है उसको सील करना पड़ेगा। पुलिस ने सील कर दिया, सील तो कर दिया, और ये जज से बेहतर और किसको पता कि इसकी कानूनी अहमियत क्या होती है। क्राइम सीन को सील करना पड़ता है। बट उन्होंने मीडिया से ये कहा कि उस छत पे पौधे लगे हैं और पौधे मर जाएंगे। अब यहाँ तक ठीक है, पेड़ पौधों से भी प्यार करना चाहिए इंसान के साथ साथ, लेकिन इस पौधे से आगे जो उन्होंने कहा उससे भी समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई किस हद तक थी। ये सारी चीज़ें इसलिए भी कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं अपनी ज़ुबानी सुनाऊँ, और जो इस पूरे केस के कैरेक्टर हैं उनके ज़रिए भी आप सुनेंगे तो बात सीधे दिल तक पहुँचती है। तो उन पौधों से कैसे रिलेट किया ट्विशा को उनकी सास गिरिबाला सिंह ने, ये भी सुन लीजिए। पुलिस ने जब लॉक कर रखा ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे, यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो इट वॉज अ कंप्लीट फार्स, इट वॉज अ कंप्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी, या उसके अंदर वो जो 2 व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर। तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी, खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं। समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं। तो आपने सुना। अब इस पूरे मामले में फिलहाल कहानी ये है कि समर्थ सिंह 9 दिन हो गए, भोपाल पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हाँ, जो इनाम 10,000 था वो बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। परिवार ने कहा कि जो एम्स में पोस्टमार्टम हुआ है हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं, दूसरी जगह पोस्टमार्टम कराने इसके लिए वो कोर्ट गए, लेकिन वहाँ की एक सेशन कोर्ट ने कहा नहीं, हम दोबारा पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली में अगर एम्स में कराना है तो शायद उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी नहीं है कि वो ऑर्डर पास कर सके कि आप दिल्ली ले जाइए। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा, लेकिन हाँ ये कहा कि ट्विशा की लाश जो है वो एम्स में प्रिजर्व करके रखा जाए, और ये ध्यान रखा जाए कि वो ख़राब ना हो, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, पारा ज़्यादा है, और
एम्स में एक लाश को लंबे वक्त तक रखने के लिए जिस टेम्परेचर में रखना होता है उसकी फैसिलिटी नहीं है, ये खुद एम्स वालों ने कहा है। लेकिन फैमिली का कहना है कि ऐसा कहकर उन्हें डराया जा रहा है, क्योंकि वो लोग दबाव डाल रहे हैं कि आप वहाँ से लाश ले लो। फैमिली लाश लेने को अभी तक तैयार नहीं हुई। उनका कहना है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये गलत कहा जा रहा है कि -80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए एक लाश को प्रिजर्व करने के लिए। ट्विशा के पिता का कहना है कि -4 डिग्री टेम्परेचर में भी लाश, चूँकि उसका फ्लूइड निकल चुका है, तो लाश ख़राब नहीं होगा कम से कम आगे कई दिनों तक। तो फिलहाल लाश को प्रिजर्व करके रखा गया है। समर सिंह की गिरफ्तारी की अभी तक हुई नहीं, इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन 9 दिनों में, बल्कि 10 दिन होने वाले हैं, ये केस 1 इंच अभी तक आगे नहीं बढ़ा है जो हुआ अब तक, क्योंकि पति फरार है तो उससे पूछताछ हो नहीं सकती। सास घर पे ही हैं, अग्रिम जमानत लिए हुए बैठी हैं, लेकिन भोपाल पुलिस पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करेगी, कब उनसे जाकर पूछताछ करें। तो जब तक इस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर और FIR में दर्ज 2 मेन आरोपी, एक्यूज नंबर 1 और 2, इन दोनों से पूछताछ ही नहीं होगी तो फिर पुलिस किसी नतीजे पर कैसे पहुंचेगी? और क्यों और किसका इंतज़ार किया जा रहा है गिरिबाला सिंह से पूछताछ के लिए, समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से वो अभी भी रिटायरमेंट के बाद कंज्यूमर कोर्ट की एक जज है। अब सवाल ये है कि जब इतनी सारी चीज़ें हो गई, आप अग्रिम ज़मानत पर इस वक्त ज़मानती ज़िंदगी जी रही हैं, तो फिर कंज्यूमर कोर्ट में एक जज की जो पोजीशन है वो इस वक्त कैसे लोग बिलीव करेंगे? तो अब ये भी मांग हो रही है कि उनको कंज्यूमर कोर्ट के जज से हटाया जाए। अब देखते हैं इस पर सरकार आगे क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन कुल मिलाकर अफसोस की बात यह है कि 9 दिन हो चुके हैं और ट्विशा की मौत की असली जो कहानी है या पूरा सच है जिसे लोग जानना चाहते हैं, भोपाल पुलिस कदम आगे ही नहीं बढ़ा रही है। न समर्थ को गिरफ्तार कर पा रही है, न समर्थ की मां से पूछताछ कर पा रही है, और बस पूरा परिवार ट्विशा का भोपाल में डेरा डाले हुआ ताकि उन्हें इंसाफ मिले। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।